इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 15 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जीवों में शोषण। क्या नाम है? जीवों में शोषण। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जोर से जोर लाइक कर दें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अभ्यास के प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। तो चलिए ये सब क्वेश्चन आंसर आपको PDF से बताते हैं, जो आपके लिए स्पेशल बनाए हैं। तो देखिए पहला सवाल, अंतः शोषण के समय पसलियाँ, तो पसलियाँ किस तरफ गति करती है? तो आंसर हो जाएगा तीसरा, ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, ऊपर और बाहर की ओर। अगला सवाल है, उच्च शोषण के समय पसलियाँ, तो पसलियाँ कैसे गति करती है? तो पहला हो जाएगा नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं, नीचे और अंदर की ओर। ग है, मछली में शोषण के लिए अंग है, तो मछली में सांस लेने के लिए अंग होता है गलफड़ा। शोषण के फलस्वरूप गैस निकलती है, तो कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान करें। तो यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी का शब्द, तो रंध्र, तो रंध्र पौधे के पत्तों में रहता है, है ना, जिससे क्या होता है CO2 अंदर जाता है और O2 बाहर निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के समय। और फेफड़ा होता है मनुष्य में, और गलफड़ा सांस लेने के लिए मछली में होता है, और त्वचा से सांस लेता है केचुआ। ठीक है, तो ये रहा आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये तो आसान है, आपको तो बता ही दिए। तीसरा सवाल देखिए, रिक्त स्थानों को भरें। अंतः शोषण में डैश गैस प्रयुक्त होता है और तथा उच्च शोषण में डैश विमुक्त होता है, विमुक्त यानी बाहर निकलता है। तो अंतः शोषण में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और उच्च शोषण में CO2 छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कैसा कर देता है? दूधिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण डैश कहलाता है, तो वो ऑक्सी शोषण कहलाता है। ऑक्सी मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, अनऑक्सी शोषण डैश की अनुपस्थिति में होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सी शोषण है ना, तो इसी का उल्टा है अनऑक्सी शोषण। ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन भाग लेता है, ऑक्सीजन रहता है और ऊर्जा का बहुत ज़्यादा मात्रा इसमें उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें पता है अनऑक्सी में ऑक्सीजन नहीं रहता ना, तो ऊर्जा बहुत कम निकलता है भोजन के पचने के बाद। चौथा सवाल देखिए, शोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो यही है ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण। तो कितना हो गया? 2 हो गया। तो उत्तर लिखेंगे, शोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण। ठीक है, अगला सवाल देखिए पांचवा, अनऑक्सी शोषण क्या है? ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, अनऑक्सी शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज, जो हम सब खाते हैं ना, उसी का बात हो रहा है, जिसमें ग्लूकोज का अपघटन, अपघटन यानी टूटना, तो ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया से क्या होता है? बोले ना, बहुत ही थोड़ी सी ऊर्जा यानी बहुत ही कम ऊर्जा प्राप्त होती है, और ग्लूकोज टूटता है ना, तो अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, और थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आगे देखिए छठा प्रश्न, शोषण की क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व बताएं। तो ऑक्सीजन का तो बहुत महत्व है, तो लिखेंगे, शोषण के क्रिया के लिए शोषण क्रिया के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ग्लूकोज के पूर्ण दहन में सहायक होता है, या यूँ कहिए कि ग्लूकोज को पूरी तरह से पचाने में सहायक होता है। आगे देखिए, इससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन है पूरा मिलता है ना, तो ग्लूकोज अच्छे से पच जाता है और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। साथ ही ऑक्सीजन रक्त में घुलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, शरीर ढेर सारी कोशिकाओं से बना हुआ, और उन कोशिकाओं को काम करने के लिए पता है क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन। ये लाल रक्त कोशिका में रहता है हीमोग्लोबिन, खून का लाल रंग है ना, हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखता है। देखिए ये हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कोशिका है ना खून का, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। मान लेते हैं कि हमारे शरीर का ढेर सारा कोशिका है, मान लेते हैं ये सब कोशिका, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पता है, ये हीमोग्लोबिन गया और यहाँ पर है ना ऑक्सीजन जो लिया था ना, वो ऑक्सीजन ये सबको दे देता है, सारे कोशिका को, तो काम करता है। और एक काम के बाद है ना, कोशिकाओं में जो CO2 उत्पन्न होता है ना, फिर CO2 पकड़ के ले आता है। CO2 कहाँ? फेफड़ा में। ठीक है, कौन? हीमोग्लोबिन। और वहाँ फेफड़ा से CO2 क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अब आगे देखिए 7वां प्रश्न, अंतः शोषण तथा उच्च शोषण में क्या अंतर है? अंतः मत अंदर, उच्च मत बाहर, समझे? तो लिखेंगे, अंतः शोषण में पसलियाँ ऊपर की ओर और डायफ्राम नीचे की ओर खींचता है, और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। देखिए डायफ्राम, देखिए जैसे ये डायफ्राम है,
तो ये क्या है, नीचे की ओर जाता है, तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर इतना जगह क्या होता है, बहुत ज़्यादा जगह बन जाता है, और क्या है ये, बस ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। उसी तरह ये लिखा हुआ ना, वायु फेफड़े में प्रवेश करती है। उच्च शोषण में पसलियाँ नीचे की ओर और डायफ्राम ऊपर की ओर खींचता है और वायु बाहर निकलती है। तो देखिए डायफ्राम मान लेते हैं यहाँ पे है, तो जब उच्च शोषण होता है ना, उच्च शोषण, तो डायफ्राम क्या होता है, और ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या, ऊपर की ओर प्रेशर लगाता है, समझे, डायफ्राम, ठीक है, ये लचीला रहता है, तो ऊपर की ओर प्रेशर लगाता है, दबाव लगाता है, तो वायु क्या होता है, यहाँ का जो वायु है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, मैंने सांस छोड़ दी। प्रश्न 8 देखिए, सांस लेने छोड़ने एवं श्वसन में क्या अंतर है। तो देखिए सांस लेना छोड़ना, तो सांस लिए ऑक्सीजन, छोड़े CO2, बस खत्म। लेकिन श्वसन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, समझे। देखिए उत्तर लिखेंगे, सांस लेना और छोड़ना केवल वायु के आवागमन से संबंधित है, कि हाँ सांस अंदर गया तो सांस ले गए, और सांस बाहर गया यानी CO2 बाहर गया तो बस सांस छोड़ दिए, बस इतना है आवागमन। लेकिन जबकि श्वसन एक जटिल जैविक प्रक्रिया है, जीवन की प्रक्रिया है, ये होना बहुत जरूरी है ना जीवन को संभव बनाने के लिए। तो जिसमें ऑक्सीजन का अवशोषण होता है, ऑक्सीजन लिए, फिर ग्लूकोज का दहन होगा, यानी जो खाया है ना वो पचेगा, और पचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होगा। ठीक है, और किसका निर्माण होगा, तथा ऊर्जा का उत्पादन शामिल है, फिर ऊर्जा मिलता है जिससे हम सब काम करते हैं। ये पूरा प्रक्रिया है श्वसन, और ये बस नॉर्मल है। 9 देखिए, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो ये तो कई बार बता चुके हैं, ये तो आपको याद हो चुका होगा। तो उत्तर लिखेंगे, किस लिखा हुआ अंदर, बस निम्न लिख देंगे, निम्न मतलब नीचे दिया गया। तो उत्तर लिखेंगे, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण एक दूसरे से निम्न प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीशोषण लिखेंगे इधर और इधर अनऑक्सीशोषण। तो ऑक्सीशोषण में पता है ये O2 की उपस्थिति में होता है, O2 रहता है। अनऑक्सीशोषण O2 की अनुपस्थिति में होता है, इसमें O2 नहीं रहता है, इसमें रहता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीशोषण में पता है ग्लूकोज पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह से पचता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में ऑक्सीकृत होता है, यानी उसमें बदल जाता है, और अधिक ऊर्जा मुक्त करती है। ठीक है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें ज़्यादा ऊर्जा निकलता है और इसमें बहुत ही कम निकलता है। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो खाया है ना वो इथाइल अल्कोहल और CO2 में टूटता है, यानी पचा, और कम ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, बहुत कम। 10वां देखिए, अपने परिवार के सदस्यों के श्वसन दर मापे और उनमें अंतर के कारणों का पता लगाएं। तो श्वसन दर मापना है, ठीक है, तो ये बना करके आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाना है, क्या लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, शारीरिक सक्रियता बढ़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है। जब शारीरिक सक्रियता बढ़ता है ना तो श्वसन की दर बढ़ जाता है। जैसे मान लेते हैं आप नॉर्मल बैठे हुए हैं, ठीक है, आप तो नॉर्मल सांस लीजिएगा, लेकिन जब दौड़िएगा ना, ठीक है, तो देखते हैं ना सांस लेने की गति बढ़ जाता है, समझे, सांस लेने की गति और छोड़ने की गति। तो देखिए यहाँ पर सदस्य को उम्र लिख दिया, 5 साल, 8 साल, 25 साल, 17 साल। ठीक है, यहाँ विराम में सांस प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 50 बार सांस लेता है जब वो आदमी बैठा हुआ है ना, 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा 52 बार लेता है सांस प्रति मिनट। ठीक है, इसी तरह है। और कुछ काम करने पर सांस प्रति मिनट, कुछ काम करेंगे तो 1 मिनट में कितना सांस लेता है, तो 5 साल का बच्चा है ना 60 बार लेता है 1 मिनट में। ठीक है, 8 साल का बच्चा 62 बार, और 25 साल का जो भी जवान है 1 मिनट में 70 बार, और 70 वर्ष का जो आदमी है वो 65 बार लेता है। ठीक है, इस तरह से क्या पता चल रहा है ना, यहाँ पर पता चल रहा है कि ऊपर के अवलोकनों से पता चलता है कि उम्र बढ़ने से सक्रियता बढ़ती है, ज़्यादा आदमी काम करता है ना, और 60 वर्ष के बाद सक्रियता क्या होता है, घट जाता है, ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। अतः वयस्क में सक्रियता अधिक उम्र वाले व्यक्ति की अपेक्षा में क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो वयस्क में सक्रियता, जो जवान व्यक्ति है वो ज़्यादा सक्रिय होता है। 11वां प्रश्न देखिए, यदि धरती से पौधों को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा, कक्षा में चर्चा करें। तो आपको पता ही है कि जीवन समाप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन कौन देगा। तो लिखेंगे, यदि धरती से पौधे समाप्त हो जाएं तो जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का स्रोत समाप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सब व्यक्ति जो जीव जंतु हैं उनका मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे ही ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बनाते हैं। और देखिए और क्या दिक्कत होगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही तो इस्तेमाल करते हैं ना प्रकाश संश्लेषण में, भोजन बनाने के लिए, तब ना ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ पौधा समाप्त हो गया तो CO2 क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पता ना, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ, पृथ्वी, तो CO2 यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। तो ये CO2 क्या करता है, सूरज के प्रकाश को ना पैक कर देता है, ठीक है, जो पृथ्वी की ओर आता है, तो गर्मी बहुत बढ़ा देता है। तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा, और यानी गर्मी बढ़ जाएगा और धरती का तापमान बढ़ेगा।
जब धरती का तापमान बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगा, है ना। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पे है, पहाड़ों पे है बर्फ़, सब पिघलेगा। तो बर्फ़ पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और सभी जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो महाद्वीप है, ज़मीन है, इतना है और समुद्र है ना यहाँ है। और जैसे ही ये बर्फ़ पिघलने लगेगा ना, गर्मी बढ़ने से थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, कुछ साल के बाद पता है ज़्यादा पानी यहाँ हो जाएगा। ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ज़मीन को क्या करेगा, डुबा देगा। तो आदमी जाएगा कहाँ, सभी जीव जंतु जाएंगे कहाँ, ठीक है, चाँद पे। तो सही तो संभव है नहीं फिलहाल। तो इस प्रकार से अगर पेड़ पौधे समाप्त कर दिया जाए तो पूरा ज़िंदगी ही समाप्त हो जाएगा सबका पृथ्वी पर से। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।